नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 7 को, जिसका शीर्षक है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा था कि कक्षा 7 में बूझो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे। कक्षा 7 में ही हमने यह पढ़ लिया है कि बूझो और पहेली प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ जंगल घूमने के लिए गए थे। उनके साथ साथ उनके कुछ अन्य सहपाठी अर्थात दोस्त भी घूमने के लिए गए थे। तो जब वे जंगल को देख करके आए, तो फिर वे अपने अनुभव को अपने सहपाठियों के साथ वर्ग में कक्षा में बताना चाहते थे और बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा वे उत्सुक थे। कुछ जो है वो भरतपुर अभयारण्य घूमने के लिए गए थे, कुछ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गए थे, कुछ लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य गए थे, कुछ ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व देखने गए थे और कुछ जो है वो बाघ संरक्षित क्षेत्र देखने गए थे। तो यहाँ पर है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, जो बृहद निकोबार जयमंडल संरक्षित क्षेत्र है। पहली कहती है राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है। तो इसे बनाने का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है, वे वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं और उनके लिए अच्छा जैवमंडल वहाँ तैयार किया जाता है, जिससे वे अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पर जितने भी जंतु होंगे राष्ट्रीय उद्यान में, वन्य जंतु अभयारण्य में या फिर जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में, उन क्षेत्रों के जंतुओं को मारना कानूनन अपराध माना गया है। इसलिए वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं कर सकता है और जंतु सुरक्षित रहते हैं। फिर है 7.1 वनोन्मूलन एवं इसके कारण। वनोन्मूलन का अर्थ होता है जंगल की कटाई, है ना, और इसके क्या क्या कारण है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। तो मानव जाति के अस्तित्व के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं का होना जरूरी है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो ये जीव जो है वो कहाँ रहते हैं? जंगल में, और जंगल की अधिकांश कटाई हो रहा है और जिसके कारण उनमें क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा बनते चला जा रहा है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। तो हम क्या जानते हैं कि जंगल का जो कटाई है उसका अर्थ है कि वन को समाप्त कर, मतलब जंगल को काट कर जो हमें प्राप्त होता है भूमि, उसका अन्य कार्यों में उपयोग करना, जैसे उसे खेत बना लेना, उस वहाँ पर घर बना लेना। तो ये सभी कार्य में हम उसका उपयोग करते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं? वनोन्मूलन। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। तो आखिर हम वृक्ष को काटते ही क्यों हैं? इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। अगर किसी को कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना है तो भी वे जंगलों को काट देते हैं। घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। अगर हमें घर बनाना है या फिर कारखाना बनाना है तो उसके लिए भी हम जंगलों की तरफ ही जाते हैं और जंगलों के पेड़ पौधों को काट कर वहाँ पर घर और कारखाने बनाते हैं। फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। तो हमारे घरों में जो टेबल कुर्सी है क्या का? लकड़ी का, और लकड़ी के रूप में हम ईंधन का भी प्रयोग करते हैं। तो ये सभी को प्राप्त करने के लिए हम जंगलों की कटाई करते हैं। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। तो जब सूखा पड़ जाता है, जब बारिश नहीं होता है, तो उसके कारण भी जंगलों की सफाई हो जाती है, जंगल सूखने लगते हैं वर्षा नहीं होने के कारण। तो यह भी एक प्राकृतिक कारक है उसका, वनोन्मूलन का। क्रियाकलाप 7.1 अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए तथा इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो वनोन्मूलन में हम मानव निर्मित में क्या लिखेंगे? तो जब हमें घर बनाने के लिए हम वनोन्मूलन करते हैं, या फिर खेती के लिए ज़मीन प्राप्त करने के लिए वनोन्मूलन करते हैं, फिर फर्नीचर प्राप्त करने के लिए करते हैं, और ये हुआ मानव निर्मित। और प्राकृतिक में क्या होगा? तो दावानल होता है, भीषण सूखा पड़ता है, या फिर जंगलों में आग लग जाता है, बाढ़ आ जाता है, इससे भी वनोन्मूलन होता है। 7.2 वनोन्मूलन के परिणाम। अब जंगल जो कट गया उसका क्या परिणाम होता है उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। पहेली एवं बूझो ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है।
तो पहला कारण यही, पहला जो परिणाम है यही है, वनोन्मूलन से सबसे बड़ा असर होता है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है, साथ में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और वायुमंडल में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्तर बढ़ जाता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है, मतलब भूमि के नीचे जो जल जल है उसका स्तर भी धीरे धीरे कम होते चला जाता है, अर्थात वो अधिक गहराई में चला जाता है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो वनोन्मूलन से बाढ़ भी आ सकता है, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। यहाँ पर बुझो कहता है वनोन्मूलन से एक ओर जहाँ वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो जब भी पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ही बनाते हैं। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाले कोई भी कारक उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण जो है वो पेड़ पौधे ही करते हैं और सजीव में जो जीव जंतु है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करेंगे नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सूर्य की रोशनी को या फिर सूर्य के विकिरण को क्या करता है, अवशोषित करके उसे वायुमंडल में जाने से रोक देता है और इसके कारण से हमारा पृथ्वी अधिक गर्म हो जाता है। और पृथ्वी का जब ताप में वृद्धि होता है, अर्थात पृथ्वी जब अधिक गर्म हो जाता है तो जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में भी कमी आने लगती है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। फिर है यहाँ पर सूखा। सूखा क्यों पड़ता है, तो वर्षा दर में कमी आ जाती है और इसी कारण से सूखा पड़ता है। तो ये सभी जो है वो पेड़ पौधों के कटने के कारण ही हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है, अर्थात मिट्टी के गुण में परिवर्तन हो रहा है। पहले का जो मिट्टी था बहुत उपजाऊ होता था, लेकिन अभी का मिट्टी धीरे धीरे बंजर होते चला जा रहा है और इसका एक कारण वनोन्मूलन को माना गया है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 का स्मरण करिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। पृथ्वी पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है, इसे ही मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो जब हम वृक्षों की कटाई करते हैं तो वृक्ष के कट जाने से वृक्ष की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़कर नहीं रख पाते हैं और जिसके कारण से ऊपरी परत जो है वो मिट्टी का हट जाता है और धीरे धीरे उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होने लगती है। हमें क्या दिखने लगता है, तो चट्टानें नज़र आने लगती है और धीरे धीरे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा भी कम होने लगती है, उर्वरता में गिरावट आ जाता है और धीरे धीरे उर्वर भूमि जो है वो मरुस्थल में परिवर्तित होने लगता है और इस प्रक्रिया को हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो जी हाँ, अगर हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो जो हमें वन से प्राप्त होता है उन सभी से हमें वंचित रहना पड़ेगा। क्रियाकलाप 7.2 वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है, कैसे। इन कारणों की सूची बनाकर अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए।
तो वनोन्मूलन से वन्य जीव प्राणी जो है कैसे प्रभावित होते हैं? तो जब हम वनों की कटाई करेंगे तो वनों में रहने वाले जंगली जानवर किधर आएंगे? शहरों की तरफ आएंगे और शहरों में फिर से भगदड़ मचेगा और शहरों में आने के बाद लोग उसे मार देंगे या फिर उसे पिंजड़े में बंद कर देंगे। तो इस प्रकार वन्य प्राणी जीवन भी क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। 7.3 वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो जब वन्य प्राणी को कोई खतरा होगा तो उनका संरक्षण करना पड़ेगा और इसीलिए वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण किस प्रकार करेंगे? तो उसके लिए भारत सरकार ने विभिन्न अभयारण्य आरक्षित क्षेत्र बनाकर रखे हैं, जिसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहले एवं बुझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणी को किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो वे पूछते हैं कि हम इन जानवरों को, वनों को कैसे बचा सकते हैं। फिर है प्रोफेसर अहमद ने पहली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया और इसी को बताने के लिए वे क्या किए? एक आयोजन का निर्माण किए जिसमें वे जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में घूमने का प्लान बनाए हुए वे लोग। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। तो कहाँ वे जाने वाले हैं? पचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। अर्थात जो जैविक महत्व है, हमें अपने वनों की कटाई नहीं करना चाहिए, वनों का संरक्षण करना चाहिए और संरक्षित क्षेत्र को भी संरक्षित रखना चाहिए। हमेशा उनमें रहने वाले जीवों को मारना नहीं चाहिए। ये सब क्या है? हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। फिर नोट है, जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं। तो जैवमंडल क्या है? तो पृथ्वी का एक भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है, अर्थात जहाँ पर जीवन संभव है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। यहाँ पर जैव विविधता एक नया शब्द है। तो जैव विविधता क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों को जैव विविधता कहते हैं और यह जो है वो पारंपरिक संबंध और पर्यावरण से उनका संबंध को दर्शाता है। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। तो सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। तो हमारे अतिरिक्त जो हमारी सरकार है वे भी उनकी सुरक्षा हेतु नियम और विधियां बनाती है, नीतियां बनाती है। उनमें वन्य जंतु अभयारण्य का निर्माण किया है, राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया है और जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र आदि का निर्माण किया है। यहाँ पर पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। नोट है, वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो ये सभी जो है वो अलग अलग होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ेंगे। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार अर्थात पोचिंग इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। अर्थात ये सभी जो है हम वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। फिर है पहला है वन्य जीव अभयारण्य। ये क्या है? तो यह वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र अर्थात निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। तीसरा है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, जिसे हम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। क्रियाकलाप 7.3 पढ़ेंगे।
अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सारणी 7.1 को भरिए। इन क्षेत्रों को अपने प्रदेशों एवं भारत के रेखाचित्र में भी दर्शाइए। फिर आगे है 7.4 जैव मंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, जैव विविधता का अर्थ है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। तो जहां पर विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव की प्रजातियां मिलती है, उस क्षेत्र को जैव विविधता का क्षेत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। चित्र 7.1 में देखेंगे। यह पचमढ़ी है, पिपरिया को पनार पानी गेट पचमढ़ी अभयारण्य पूरा। उसके बाद यहाँ पर बोरी है, चूरना है, बोरी अभयारण्य पूरा है, धैन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये ग्रीन कलर का जो दिया हुआ है वो है, और पूर्ण रूप से इसे बोलते हैं पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर सारणी 7.1 है, संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र। जिले में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जंतु अभयारण्य है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, उन्हें यहाँ पर हम भरेंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग होता है, तो सभी अपने अपने जिलों के अनुसार इसमें पता करके इसे भरेंगे। और प्रदेश में कौन कौन से हैं और देश में कौन कौन से हैं, तो उसे हम भरेंगे। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और अगले वीडियो में हम फिर क्रियाकलाप 7.4 से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।